हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में। और एक ही वीडियो में हम पूरे प्राचीन भारत को कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ से होती है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी जिसको कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में इंडस वैली या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर हम सिंधु या हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो ये हमारे यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग हुआ करते थे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन से कहाँ कैसे लोग थे तो द्रविड़ लोग थे ये, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला, तो सिंधु सभ्यता की अगर पता कैसे चला बात करें तो हम कह सकते हैं 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों के बारे में पता चला, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना गया। तो 1857 में कराची और लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाते दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को इन दो प्राचीन नगरों के बारे में पता चला। अगर आगे की बात करें तो फिर इसमें उत्खनन यानी कि खुदाई का काम शुरू किया गया। तो जब इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया तो इसमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 वर्ष पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़क के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो देखो, ये 5000 साल पहले की बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। देखो, आज हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं ना, लेकिन ये एक शहरी सभ्यता थी और ये इतनी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी कि यहाँ के लोगों को पता था कि रोड किस तरह होनी चाहिए, 90 डिग्री पे कैसे कट होनी चाहिए, नालियाँ होती थी, हर एक चीज़ प्रॉपर थी यहाँ पर, ठीक है। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले उच्च कोटि की ये व्यवस्था थी। तो हमने इसके बारे में बात की कि ये नगरीय सभ्यता भी थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है घर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ईंटों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो है ईंटों का प्रयोग किया जाता था। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। हमसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से बंदरगाह कहाँ पे था, तो आपको बताना है लोथल गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात में। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा पाया गया? तो बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ग्रेट ग्रैनरी या फिर धान्यगार कहते हैं। मतलब कि धान्य रखने की जगह, जहाँ पर ग्रेनरी, जहाँ पर अनाज रखने की जगह थी, वही मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी चीज थी, सबसे बड़ी जगह थी, भवन था। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी यहाँ से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ भी मिला है, ग्रेट ग्रैनरी यानी धान्यगार भी मिला है, और सबसे बड़ी यहाँ का भवन कौन सा था? ये ग्रेट ग्रैनरी था, ठीक है, ठीक है। कांच से बनी एक नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो एक लड़की डांसिंग गर्ल, जिसको अब डांसिंग गर्ल कहा जाता है, तो एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। और उत्खनन के फलस्वरूप ये भी पता चला कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि और पशुपालन था। तो यहाँ पर जो एक मेजर एक काम होता था, किस चीज़ का होता था? एग्रीकल्चर का होता था। और पशुपालन को आप कह सकते हो कि जो जानवर वगैरह की जो पालन करते हैं ना, वो दो इम्पोर्टेंट काम थे। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे का पता नहीं चला था, यानी यहाँ की बनी हुई हर चीज़ लकड़ी की ही हुआ करती होगी। और सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। मतलब कि सबसे पहली फसल यहाँ पर कौन सी थी? आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो आंसर होगा कॉटन। तो हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा कि ये बहुत ही अच्छी नगरीय सभ्यता थी। घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग, लोथल में जो था बंदरगाह था, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी धान्यगार थी, और यहाँ पर एक ग्रेट बाथ भी मिला था, यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल मिली थी। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट काम था कृषि और पशुपालन, और यहाँ पर लोहा नहीं था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उत्पादन हुआ था कॉटन यानी कि कपास का। बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। ईरान के लोगों ने भारत में प्रवेश किया होगा। देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हमको कुछ खास नहीं पता है, बट हमको इतना पता है कि यहाँ पर
ऐसा हुआ होगा कि ईरान के कुछ लोगों ने भारत में प्रवेश किया होगा और इन लोगों ने द्रविड़ को पराजित कर दिया होगा और ये लोग ईरान से आए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? इनका नाम पड़ा आर्यंस। तो आर्यंस जो थे वैदिक सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। 3200 साल पूर्व बात है ये। जैसे हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी ना, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। यहाँ का मुख्य काम पशुपालन था। यहाँ पर लोहे के उपकरण भी मिले हैं, यानी कि पिछले टाइम सिंधु घाटी के समय तक लोहा नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर लोहा भी मिल गया। घोड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण पशु यहाँ का माना जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता के बाद, तो धीरे धीरे यहाँ पर महाजनपदों की स्थापना होने लगी। जनपद का मतलब होता है जिले। तो उस समय के महाजनपद जरूर स्टेट कहलाते होंगे, यानी स्टेट को ही महाजनपद कहा जाता होगा। तो फिर से हम नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगे, यानी महाजनपद फिर से ये नगरीय सभ्यता को शो करते हैं। तो यहाँ मैंने मैप पर अलग अलग टाइप के 16 महाजनपदों का मैप शो किया गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट की स्टडीज के लिए जो चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है वो बहुत कम चीज़ें हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद यहाँ का था मगध, और सबसे बड़ा कौन सा था? अवंती उज्जैनी। तो ये 2 सवाल जो है हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। आप उसे अंगूर से याद रख सकते हो, और उसका असल नाम है अंगुत्तर निकाय। तो अंगूर, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? अंगूर में किया गया है। अंगूर से याद रख लीजिए, अंगुत्तर निकाय। अब क्योंकि मगध सबसे बड़ा है तो हमें बात करनी है मगध के बारे में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। मगध के दोनों ओर नदी बहती थी और इसकी मृदा जो थी, मिट्टी जो थी, वो कृषि योग्य थी। इसीलिए ये जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली था। इसके आसपास में विंध्याचल श्रेणी थी। यहाँ के जानवरों का ये इस्तेमाल कर लिया करते थे। और आपको पता है कि हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग युद्ध में हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसी मगध ने ही किया था, या नंदा वंश ने बेसिकली किया था, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत से राजा आए 16 जनपदों पर कब्जा करने, पर सफल रहा सिर्फ एक, काफी हद तक सफल रहा, पूरा भी नहीं कह सकते, वो था अशोक सम्राट। ठीक है, मगध महाजनपदों के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज राजगृह थी। और अब हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हर्यंक वंश की स्थापना हुई, जो कि बिंबिसार जिसकी संस्थापक था सॉरी। इसके बाद नागवंश आए, नागवंश से शिशुनाग, और इसके बाद नंद वंश आए, महापद्मनंद, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी इस समय का है वो है मौर्य वंश, दैट इज चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे ये आई थी और क्या चीजें यहाँ पर हुई थी। धार्मिक आंदोलन में आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बात करें अगर बौद्ध धर्म के बारे में, तो इन्हीं गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर होना भी चाहिए। अगर हम बात करें 3री शताब्दी की, 3rd शताब्दी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अशोक ने इनके लिए एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, इनकी याद में इसी जगह पर कपिलवस्तु लुम्बिनी में। यह अगर हम बात करें बुद्ध की, तो ये शाक्य वंश से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके पिताजी जिनका नाम है शुद्धधन, ये शाक्य वंश से ही संबंधित थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो अगर हम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो इन्हें सिद्धार्थ नाम से बचपन में जाना जाता था। इनका जन्म होते ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण किया इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो उनके माता के नाम पे हम प्रजापति गौतमी को ही जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो ये भी प्रजापति गौतमी ही है। 29 वर्ष की उम्र में
बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। 28 वर्ष की उम्र में उन्हें एक राहुल नाम का बेटा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनका मन नहीं लगा और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 7 वर्ष भटकते रहने के बाद उनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक और बहुत इम्पोर्टेंट अलार कलाम से हुई। इन्हीं अलार कलाम को इनका प्रथम गुरु भी माना जाता है। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध बिहार के उर्बेला नाम की जगह पर पहुंचे। उर्बेला ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्योंकि इसी उर्बेला को बाद में बोध गया के नाम से बुलाया गया, तो ये 35 वर्ष की उम्र में उर्बेला पहुंचे। उर्बेला जो कि बिहार में है, और इसे ही बाद में बोध गया के नाम से बुलाया गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने समाधि लगाई, और इस समाधि की बात करें तो 49th डे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वाराणसी के समीप एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे, और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने जिस जगह पर दिए, उस जगह का नाम है श्रावस्ती। ये हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स 2 पार्ट्स में बटे हैं। एक तो है भिक्षुक और दूसरे है उपासक। भिक्षुक वो जिन्होंने संन्यास ले लिया है, और उपासक वो जो गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म को मानते हैं। समय समय पर इस धर्म को समझने के लिए सभाएं आयोजित की गई हैं, जिसे संगीति के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। संगीति 4 आयोजित की गई थी, तो कौन सी संगीति, कौन सा स्थान और किसका शासनकाल, ये हमसे पूछा जाता है। पहली संगीति राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरी वाली वैशाली कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, और चौथी संगीति कुंडलवन कनिष्ठ के शासनकाल में। जिसमें से 3rd और 4th बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की उम्र में, जब ये 80 वर्ष के हुए, तो कुशीनगर नाम की जगह पर इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये जो घटना हुई है, ये 483 ईस्वी में घटित हुई है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। 3 रत्न हैं इस धर्म में, बौद्ध, धम्म और संघ। त्योहार सबसे पवित्र कौन सा है, तो यह है वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बौद्ध पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रंथ, इनकी जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटिका बोलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी बौद्ध धर्म की पढ़ाई से रिलेटेड। ये किसने की थी? धर्मपाल ने। अगर हम इसके अंतिम ग्रंथ की बात करें तो इसका अंतिम ग्रंथ है वाम सात पाकसिनी। पाक है, क लगा लीजिएगा, वाम 7 पाकसिनी। धातु के सिक्के यहाँ पर पहली बार प्रचलित हुए। दिस इज ऑल अबाउट बुद्ध। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म की बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि ये 6ठी शताब्दी की बात है, जब ये जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। तो 6ठी शताब्दी में इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अगर हम बात करें तीर्थंकर की, तो इसमें 24 से तीर्थंकर थे। तीर्थंकर वो लोग होते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और दूसरों को उपदेश देने के योग्य हो चुके हैं। तो 24 के 24 तीर्थंकर हमको याद नहीं करने, हमको कुछ इम्पोर्टेंट याद करना है। जैसे इस धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे पहले ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके संस्थापक थे और इसका चिन्ह था सांड। 23rd जो नंबर के तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ और इनका चिन्ह था सर्प। और 24th और बहुत इंपॉर्टेंट
जो महावीर स्वामी थे और इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। महावीर स्वामी को असली संस्थापक कहा जाता है कई बार, क्योंकि इन्हीं के समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार अपनी चरम सीमा पर था। 540 ईस्वी बिहार कुंडल ग्राम में इन महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माता जी का नाम त्रिशला था। यदि हमसे पूछा जाए, जो कि कई बार पूछा भी जाता है, कि महावीर जी के बचपन का नाम क्या था, तो ये था वर्धमान। 12 वर्ष की कठिन तपस्या तक 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, तपस्या थोड़ा गलत लिख गई, के बाद साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। तो इसी जिन शब्द से जैन शब्द का शुरुआत हुई है। तो जैन क्यों बोलते हैं? इसी जिन से लिया गया है। जिन यानी कि विजेता। प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो ये राजगीर में दिया था इन्होंने, महावीर जी ने, और ये पाली भाषा में दिया गया था। इनके प्रथम अनुयायी, मतलब कि इनके फर्स्ट फॉलोवर, इनके खुद के दामाद थे, जिसका नाम था जामिल। अभी महावीर जी ने 2 डिविजन्स किए थे, क्योंकि ये बहुत टफ व्रत था, ये बहुत टफ था इसकी फॉलोइंग करना। तो पहला उन्होंने दिया पंच महाव्रत और दूसरा इन्होंने दिया पंच अणुव्रत। क्योंकि पंच महाव्रत बहुत टफ था तो हर कोई नहीं कर सकता था, तो ये भिक्षुकों के लिए था, और पंच अणुव्रत ये गृहस्थों के लिए। इनके 5 खास उपदेश हैं, जैसे कि अहिंसा, अभृशा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब होता है धन ना कमाना, मतलब ज़्यादा धन ना कमाना। अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है। त्रिरत्न भी इन्होंने दिए थे, और वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और तीसरा था सम्यक आचरण। हमसे कई बार एग्जाम में इनका ग्रंथ पूछा जाता है। जैन धर्म का जो सबसे खास ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले का नाम है भद्रबाहु। इसको मानने वाले कई शासक हुए हैं, कई राजा हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल शासक भी। अगर पहली जैन संगीत की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसमें 2 तरह के फॉलोअर्स होते हैं। एक तो दिगंबर, जो नग्न रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, और दूसरे होते हैं श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसके कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं जैन धर्म से जुड़े हुए। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था, जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और चालुक्य सोलंकियों ने दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किया था। 72 वर्ष की उम्र में, जब ये 72 वर्ष के थे, 468 ईस्वी में इनकी बिहार के पावापुरी में मृत्यु हुई। तो आज हम बात करने वाले हैं मगध महाजनपद की, जिसकी राजधानी है राजगृह। राजधानी हुआ करती थी राजगृह, जिसे गिरिब्रिज के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है। अगर हम महाजनपद मगध की बात करें तो इसमें जो डायनेस्टीज़ की शुरुआत हुई है वो हरियंक वंश से हुई है। ये जो हरियंक वंश है, इसको बिंबिसार लेकर आया था, और बिंबिसार को डिफीट किया शिशुनाग ने। शिशुनाग, जिसकी डायनेस्टी थी नागवंश। नागवंश के बाद अगर हम बात करें तो नागवंश के बाद जो अगला व्यक्ति आया जिसने शिशुनाग को डिफीट किया, वो था महापद्मानंद। और महापद्मानंद
जो है नंद डायनेस्टी का स्थापना करने वाला था। और इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसे मौर्य डायनेस्टी कहा जाता है, और इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम सारी डायनेस्टीज़ की बात करेंगे। बिंबिसार की बात करते हैं सबसे पहले, जिसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी। अभी इस वंश के बारे में अगर हम बात करें तो इस वंश में बिंबिसार जिसका स्थापना करने वाला था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी हत्या इसके ही अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की पुत्र हत्या की तो इसके पुत्र ने भी अजातशत्रु की हत्या करी, यानी अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। उदयन जो कि अजातशत्रु का ही पुत्र था। लेकिन उदयन के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसने सोन और गंगा नदी के तट पे एक जगह की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारी बिंबिसार के द्वारा स्थापित की गई हर्यंक डायनेस्टी। इसके बाद आता है महापद्मनंद, जिसने नंद डायनेस्टी की स्थापना की। अभी नंद डायनेस्टी या महापद्मनंद की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसी समय पर मैसेडोनिया का सरदार यहाँ पर आया था, जिसका नाम था सिकंदर। अब आपने ज़रूर सुना होगा सिकंदर के बारे में। ये जो सिकंदर है इसने झेलम नदी पर इसी सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा था। किसके साथ? राजा पोरस के साथ। और इस युद्ध को हाइडेस्पीन का युद्ध कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के युद्ध को किस नाम से बुलाया जाता है और कौन सी नदी पर। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित की गई मौर्य डायनेस्टी है या मौर्य वंश की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। इनके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी ये जाने जाते थे। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये गुरु हैं, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो इनकी पुस्तक का नाम हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। ये पुस्तक राजनीति से संबंधित थी। मुद्रा की बात करें तो इस वंश के दौरान, इस डायनेस्टी के दौरान जो मुद्रा चलती थी वो थी पर्ण। इसी वक्त सेल्यूकस निकेटर आया हुआ था। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण यहाँ पर हुआ था। इसी सेल्यूकस निकेटर का एक सेनापति था जिसका नाम है मेगास्थनीज। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की, तो ये अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी था और इसकी मृत्यु उपवास करते करते श्रवणबेलगोला में ही हुई। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इनका स्थान लेते हैं इनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार, अगर हम इनकी बात करें तो पुराणों में इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे अमृतघात, वारिसार और भद्रसार जैसे नामों से, जो हमसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये भी अपने पिता की तरह जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ। ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तक्षशिला में। और तक्षशिला में इस विद्रोह को शांत करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, जिसने विद्रोह को शांत ही नहीं किया, सबके मन को प्रसन्न भी करके मित्रता भी कर ली। इन्होंने 16 में से 10 जनपदों पर राज्य किया था। इसके बाद आते हैं अशोक, जो कि बहुत महाप्रतापी शासक रहे। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक यही थे और ज़्यादातर जनपदों में इन्होंने अपना शासन भी जमा लिया था। शिलालेखों का प्रचलन काफ़ी था इनके समय पर। यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। इन्हीं शिलालेखों की खोज 1750 में फेंथेलर ने की थी। इम्पॉर्टेंट है। जबकि इसको पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं।
अगर हम प्रारंभ की बात करें स्टार्टिंग में, तो ये जैन धर्म के ही अनुयायी थे क्योंकि इनके घर में माना जाता था। पर बाद में इन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही माना। इन्हें देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। यदि अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक जो यहाँ पर आए उनका नाम था वृद्धरथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट कौन थे। तो अभी हम 4 पढ़ चुके हैं, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनको डिफीट करते हैं पुष्पमित्र जो शुंग वंश के हैं, और उसके बाद कर्ण वंश के वासुदेव आते हैं, और फिर आते हैं सिमुक जो कि हैं सतवाहक या सतवाहन वंश के। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों, लेकिन आप बस इनके संस्थापक के नाम याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हमें इसे पढ़ना भी है। तभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मौर्य वंश पढ़ा है और अब हम गुप्त वंश के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस संस्थापक के नाम आप याद रखेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश को। तो जो हमारा गुप्त वंश है, इसमें कौन आया, कब आया और कैसे आए और किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ बनती है, हम इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो संस्थापक का नाम हम समझ गए हैं कि कौन है, श्रीगुप्त है। और इन श्रीगुप्त के बाद इनकी जगह लेते हैं इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट भी कह सकते हैं हम इसको। ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि ये गुप्त संवत यानी कि गुप्ता एरा इन्होंने ही लाया था। गुप्ता एरा कौन लाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बाद जो व्यक्ति आते हैं वो है समुद्रगुप्त। वो लिच्छवी के पुत्र थे और ये काफ़ी ज़्यादा संगीत प्रेमी थे, इसलिए कई सिक्कों पर इन्होंने वीणा बजाती हुई देवी को अंकित करवाया था। महापराक्रमी होने के कारण इन्हें एक बहुत अच्छा टाइटल दिया जाता है। टाइटल है भारत का नेपोलियन। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, भारत का नेपोलियन कौन? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक कौन बने। ये है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य इनका दूसरा नाम है। इन्होंने शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। शकों मतलब विदेशियों के आक्रमण को, तो आप बस विदेशी याद रखिए। सबसे पहले चांदी के सिक्के भी चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय ने ही चलाए थे और इनके समय पर कालिदास, आर्यभट्ट और वहमीर नाम के बड़े बड़े लोग रहा करते थे। अभी हम अगर बात करें तो हमको ये भी जानना है कि इन लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। जैसे कि आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये गणितज्ञ भी थे और इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था। दूसरे व्यक्ति का नाम ध्यान रखें तो वाराहमीर की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी खगोल वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री थे। और तीसरा नाम जो कि आपको सुना हुआ भी होगा, कालिदास। तो कालिदास जिन्होंने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। यही सब क्वेश्चंस हैं जो हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इन्हीं के समय को माना जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल तो हम क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद इनकी जगह लेते हैं कुमारगुप्त जो कि इनके पुत्र हैं। और इसी कुमारगुप्त ने एक स्थापना की थी एक नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो हमसे पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आते हैं अगले शासक जिनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल कृत्रिम झीलें बनाने के नाम से फेमस हुए। ठीक है। और जब हम बात करेंगे इसी गुप्त वंश में अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक जो हमारे गुप्त वंश में हुए, इनका नाम मैं आपको भी दिखा देती हूँ। यह है भानुगुप्त। तो आप ध्यान रखेंगे भानुगुप्त। ये गुप्त वंश जो चल रहा है हमारा 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक